आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हुई। आज मार्केट्स की जितनी स्ट्रॉन्ग शुरुआत उतनी ही शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते शुरुआत काफी स्ट्रॉन्ग हुई और यूरोपीय बाजारों की तेजी के साथ बाजार में और तेजी बढ़ी। 12 अप्रैल के बाद निफ्टी 9200 के पार बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 291 अंक, निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो रियल्टी, कैपिटल गुड्स, बैंक, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। हेल्थ केयर इंडेक्स को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में ही बंद हुए। बाजार के बड़े एक्सपर्ट फिलहाल क्या सलाह दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। अगर सीमेंट में वैल्यू ढूंढना है तो हमारी सलाह ये होगी कि वो मिड कैप की तरफ ध्यान जरूर दे। बहुत अच्छे वैल्यू पिक अभी भी अवेलेबल है। जेके लक्ष्मी सीमेंट का मैं जिक्र करूंगा, मंगलम सीमेंट का जिक्र करूंगा, डेक्कन सीमेंट का जिक्र करूंगा। वो यहाँ पे खरीदारी करंट लेवल्स पे भी की जा सकती है। जी, रियल एस्टेट में डीएलएफ जरूर खरीदारी की जा सकती थी, पर अभी वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर चला गया है। अभी भी थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा पूर्वांकरा में ध्यान दिया जा सकता है। जो सेफ इन्वेस्टर हैं उनके लिए, जैसे हमेशा बताते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज या ओबेरॉय रियल्टी में जरूर खरीदारी की जा सकती है। तो कई सारे पसंदीदा स्टॉक्स यहाँ पर सुदीप बंदोपाध्याय ने बताए। तो डीएलएफ, डेक्कन सीमेंट जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, आप यहाँ पर नजर बढ़ा के चल सकते हैं। बाजार की आज नजर थी रिलायंस के नतीजों पे। बाजार बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजे, पर नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। अनुमान से बेहद शानदार नतीजे रहे हैं। मुनाफे की अगर बात करें तो यहाँ पर 1.6% का इजाफा पैट में इस क्वार्टर में रिलायंस ने दिखाया है। 8,151 करोड़ का मुनाफा इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से पेश हुआ। 8,022 करोड़ पिछले बार की फिगर थी। साथ ही अगर इनकम की बात करें तो यहां पर भी 12% का एक उछाल क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिला है। जीआरएम्स में भी शानदार बढ़त देखने को मिली है, लेकिन अनुमान के मुकाबले अगर ये नंबर्स देखें तो ये नंबर्स कैसे हैं, एक डीपर एनालिसिस के लिए चलते हैं संदीप के पास। देखिए, नंबर्स डेफिनेटली अनुमान से बेटर है। खासतौर पे मुनाफे के फ्रंट पे 8,151 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। 7,900 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और खासतौर पे जो रिफाइनिंग सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है आय में, उससे बेटर प्रदर्शन देखने को मिला है। 10.6 से $11 के जीआरएम का अनुमान था, $11.5 का नंबर इस कंपनी ने पोस्ट किया है। तो वो एनालिस्ट अनुमान से काफ़ी बेटर देखने को मिला है। इसी वजह से आप देखिए मुनाफे में एक बड़ा बीट देखने को मिला है। और बावजूद इसके कि अदर इनकम जो कि 3,025 करोड़ से घटकर 2,430 करोड़ रहने का अनुमान था, 1,371 करोड़ रुपए का नंबर रिपोर्ट किया। लेकिन उसके बावजूद भी मुनाफे का फिगर जो ज्यादातर एनालिस्ट अनुमान कर रहे थे 8,000 करोड़ के आसपास का, उससे 150 करोड़ ज्यादा निकल के सामने आया। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि कोर अर्निंग्स जो हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स इंप्रूव हुई है, उसको एनालिस्ट पसंद करेंगे। तो नंबर्स डेफिनेटली अनुमान से बेटर है और रिफाइनिंग साइड से सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जिस वजह से नंबर्स किसी भी एनालिस्ट अनुमान से काफी बेटर है। शुक्रिया संदीप बताने के लिए। नंबर्स कैसे रहे हैं, सारी आपने ब्रेकअप और फिगर्स बताई। आशीष हमारे आज के एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, गुड इवनिंग। रिलायंस की जहां तक बात करें, ये बेटर देन एक्सपेक्टेशंस ही नंबर्स हैं। कल किस तरह की चाल दिखा सकता है शेयर, क्योंकि 1400 से ऊपर ही ऑलरेडी भी आज क्लोज हुआ है और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बेहतर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कल कहां तक जा सकता है शेयर? मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसका जो पुराना हाई था 1450 रुपए का, उसको ये ब्रेक करेगा। जिस तरीके के नंबर्स आए हैं, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे नंबर हैं। पेटकेम थोड़ा बहुत शायद एस्टिमेट्स के आसपास रहा है, उसको आउट परफॉर्म नहीं किया, बट जीआरएम्स फ्रंट पे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। जिस तरीके से आप देखें, सिंगापुर जीआरएम में एक थोड़ा सा इस सेम पीरियड में हमने थोड़ा सा रिडक्शन देखा, और वहीं हम रिलायंस के नंबर्स देखें, उस तरीके से भी देखें तो काफी आउटस्मार्ट किया है रिलायंस ने। मुझे लगता है मार्केट इसको थम्स अप देगा। और जियो के जो सब्सक्रिप्शन एडअप हुए हैं, सब्सक्राइबर्स जो एडअप हुए हैं, वो भी काफी अच्छा नंबर है। और तो जियो में थोड़ा सा और डिटेल्स अगर वो डिस्क्लोज करते हैं, कब तक उसको ब्रेक इवन पे लाना चाह रहे हैं, आरपूज इनके क्या निकल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट और चीयर करता। रिटेल की कहीं बात नहीं है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा बिजनेस इनका ग्रो कर रहा है। मेरे ख्याल से प्रॉफिट में भी है रिटेल बिजनेस। तो जैसे जैसे आप देखें कि इंडियन रिटेल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, तो दो प्रॉक्सी रिटेल बिजनेसेस हैं, एक तो रिलायंस रिटेल और जियो। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी कंपनी निकल के आने वाली है। एक साल का भी अगर आप देखें तो आराम से 1,800 रुपए का टारगेट बनता है।
तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पर बेट किया जा सकता है। 1800 तक का स्तर रिलायंस पे देखने को मिल सकता है इन शानदार नतीजों के बाद। जीआरएम्स की भी बात करें तो 8 साल की ऊंचाई पर ये $11.5 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। अब शुरुआत करेंगे सवालों के सिलसिले की। एक बार तरीका बताएं क्विकली। आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने मैसेजेस ड्रॉप करें, आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। सबसे पहला सवाल है विवेक सिन्हा का पुणे से। केईआई इंडस्ट्रीज को लेकर आशीष जानना चाह रहे हैं। इनके पास 800 है क्वांटिटी 132 के लेवल्स पे। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए केईआई इंडस्ट्रीज में? नहीं, डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से चार्ट का पैटर्न है, कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक 250-270 टच नहीं कर सकता है। इनको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर मार्केट एनवायरनमेंट नहीं तो मेरे ख्याल से केईआई का अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। केईआई इंडस्ट्रीज में 215 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद जबकि 132 की है। शानदार मुनाफा आपने कमाया, बने रहने की सलाह है। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल हैं। विजय कुमार है मुंबई से सवाल पूछने के लिए। विजय नमस्कार, अपना सवाल पूछे। चलिए विजय से संपर्क टूटा, लेकिन उनका सवाल मैसेज के जरिए भी आया है और अल्ट्राटेक को लेकर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक बार रिजल्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंस के नतीजे आ जाए। जो सेंटिमेंट था सुबह से ही मजबूत था। एसीसी ने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया। वॉल्यूम नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आए, अनुमान से बेहतर रहे, जिसके चलते हमने देखा कि 4% की बढ़त के साथ कंपनी का स्टॉक क्लोज हुआ है। इनफैक्ट अगर इस पूरे क्वार्टर में हम बात करें तो कंसोलिडेटेड मुनाफा 820 करोड़ रुपए से घटकर 682 करोड़ रुपए रहे। अनुमान था इससे कहीं ज्यादा कम का। वहीं अगर आय की बात करें तो 7,841 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 8,165 करोड़ रुपए रही है। कंपनी का जो एबिटा है वो 1,476 करोड़ से घटकर 1,410 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 18.8% के मुकाबले 17.3% की फिगर कंपनी ने कोट की है। कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो अनुमान से बेहतर रहा है। तो जिस तरह के नंबर्स आए वो अनुमान से बेहतर थे, जिसके चलते हमने स्टॉक में एक मोमेंटम भी देखने को मिला है। जहां तक बात है विजय की, तो इन्होंने 20 शेयर्स लिए हुए हैं 3650 के लेवल पर। अच्छा खासा इनको मुनाफा हो रहा है। आज भी इंटरडे में काफी मुनाफा इनको मिल गया होगा। आशीष, अगर आप सुन पाए हो, अल्ट्राटेक सीमेंट 3650 की खरीद है। नहीं, होल्ड करने की सलाह इनको मैं डेफिनेटली दूंगा। जिस तरीके के सीमेंट सेक्टर में नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स आए हैं, मुझे लगता है बहुत प्रॉमिसिंग है। आगे भी चार्ट में भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। आज इनफैक्ट एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। मुझे लगता है 43-4400 के लिए इनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट इमीडिएट टारगेट तो वहीं तक होल्ड दर्शा रहे हैं। तो अभी बने रहने की सलाह है। आज के सेशन में 4141 की क्लोजिंग देखने को मिली है। 4400 तक के स्तर भी अल्ट्राटेक सीमेंट में जल्द अचीव हो सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं आयुष का, जो कि लुपिन पर है। 400 शेयर्स है इनके पास आशीष 1487 के लेवल पर। हालांकि अगर ओवरऑल देखें तो आज हेल्थ केयर कमजोरी था और बीएसई में सभी इंडेक्स में बाइंग थी, लेकिन यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली। लुपिन भी ऑलमोस्ट 3.5% के कट्स के साथ क्लोज हुआ है। आपकी सलाह क्या होगी लुपिन पे? 1487 इनकी बाइंग है। नहीं, इनको मैं सलाह दूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना एग्जिट हो जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में से। टेक्निकली भी आज एक बहुत इसमें अहम सपोर्ट जो था 1395 का, उसको उसने ब्रेक किया है। उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। और फंडामेंटली भी जिस तरीके की न्यूज आ रही है जेनरिक ड्रग्स से रिलेटेड, या जब भी एक यूएस एफडीए इंस्पेक्शन होता है इन कंपनीज के ऊपर, फॉर्म 483 का हमेशा इनके ऊपर खतरा रहता है। तो इस मार्केट में जहां पे इतने अच्छे आपको वैल्यू पिक्स मिल सकते हैं, मार्केट एक सेक्युलर बुल रन में है, मेरे ख्याल से डिफेंसिव सेक्टर में रहना थोड़ी सी कम समझदारी रहेगी। तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके एग्जिट करें। बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स थोड़े से, हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा पिकअप हो चुका है, बट फिर भी मुझे लगता है कि कहीं भी गिरावट आए तो उसमें इन्वेस्ट करें। तो यहाँ से तो निकलने की सलाह रहेगी। कोई भी तेजी आती है एग्जिट कर लें लुपिन में से। फोन लाइन पर केसी विग है देहरादून से अपना सवाल पूछने के लिए। मिस्टर विग, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास क्यूपिड है और ये मैंने 310 रुपए के हिसाब से लिए थे। 300 शेयर है मेरे पास। ओके। और मैं जानना चाहता हूँ इसका अभी रिजल्ट आने वाले हैं और कैसे उम्मीद की जा सकती है, और मैं इसको रखूँ या बेच दूँ? साल भर तक रख सकता हूँ मैं वैसे। अच्छा, आपने 310 के आसपास खरीदा है। क्या ये ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था? आपका विजन क्या था इसके पीछे? ना, मैं लॉन्ग टर्म ही रखना चाह रहा था। साल भर तो हो गया मुझे रखे हुए। ठीक है,
ऑलराइट आशीष, इनफैक्ट ये ट्रेडर्स का काफी फैंसी शेयर रहता है। क्यूपिड 310 की इनकी खरीदे 320 रुपए पर ही आज क्लोज हुआ है। 10 रुपए हर शेयर पर इनको फायदा हो रहा है। टोटल क्वांटिटी 300 है। हालांकि ये काफी समय से इसको होल्ड ऑन कर रहे हैं। आपकी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए क्यूपिड लिमिटेड में? देखिए, बहुत टाइट रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक है। आप देखें, इन्होंने 1 साल से इसको लेके रखा है और कोई खास तेजी आई नहीं है। मुझे लगता है कि कंपनी के शायद फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं प्राइस से मैचअप नहीं हो रहे, इसलिए इसमें टाइम वाइज करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ रहा है। मतलब टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने में। अब ऐसे मार्केट में जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज हैं, रिलायंस जैसी कंपनीज, अल्ट्राटेक, एसीसी 7-8% की तेजी दे रही है। मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी में रहना थोड़ा सा अनजस्टिस है इनकी मनी के लिए। तो अगर इनको कहीं प्रॉफिट मिलता है वहां पे एग्जिट करें। अगर रिजल्ट्स में के लिए इनको वेट करना है तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स देखें, वहां पे अगर इनको कहीं एक बाउंस बैक मिले, क्योंकि कई बार होता है कि ये स्टॉक को हमने देखा है कि जब भी इसके रिजल्ट्स आते हैं ऑलमोस्ट 350-340 की लेवल को टच करता है, फिर करेक्ट होना चालू होता है। तो अगर इनको एक ये रिस्क लेनी है तो रिजल्ट्स के लिए वेट कर सकते हैं, बट एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें 298 का। अगर 298 ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगी और शायद स्टॉक आपको 220-240 पे भी देखने के लिए मिल सकता है। तो सलाह रहेगी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करें। ऑलराइट, तो कोई भी तेजी आती है, फिलहाल 10 रुपए का तो अंतर है, कोई भी तेजी आती है आप एग्जिट कर ले। एक रेंज में ही लगातार काफी समय से ये स्टॉक घूम रहा है। फोन लाइन पर अभिमन्यु है मंडी हिमाचल से, अपना सवाल पूछेंगे। अभिमन्यु, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है। मैम नमस्कार। 5 शेयर लिया है मैंने 34 में 150 यूनिट। अपने प्राइस के बताए 34 में ठीक है, ओके। और टाटा मोटर्स है 378 के रेट पर, तो क्या करूं, होल्ड रखूं? अभी मैं रुक सकता हूं साल 2 साल। स्पाइस जेट तो शायद आप बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं। स्पाइस जेट कितने टाइम से खरीदा हुआ है आपने? स्पाइस जेट को 1 साल हो गया। कंग्रेचुलेशंस, मल्टीफोल्ड मुनाफा आपको मिल गया। आपकी खरीद से मोर देन डबल ये हो चुका है। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, वहां पर खरीद कितने की है? 378। 378, ओके, ठीक है। और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा? चलिए जान लेते हैं दोनों एक ही स्टॉक्स पर एक्सपर्ट की राय क्या है। स्पाइस जेट एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे इन्होंने खरीदा, ऑलमोस्ट 34 के लेवल्स पर स्पाइस जेट खरीदा। फिलहाल 104 की क्लोजिंग देखने को मिली है, अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके हैं। टाटा मोटर्स में भी काफी समय से होल्ड कर रहे हैं, 378 के लेवल्स पे खरीदा, 443 आज की क्लोजिंग। दोनों स्टॉक्स पर आपकी सलाह क्या होगी, क्या करना चाहिए इस मुनाफे के साथ? स्पाइस जेट को होल्ड कर रखें। जिस तरीके के चार्ट्स हैं, आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें, जब बीच में क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कुछ 80-85-90 रुपए तक के हाई दिखाए थे, फिर करेक्ट हुआ 60-64 रुपए बेस बनाया और अब 3 फिगर में आ चुका है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि अब ये एक 150-180 रुपए की रेंज की तरफ इसकी रेस स्टार्ट हो चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। टेक्निकली भी आप देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 104 रुपए पे आज क्लोजिंग दी है। तो अगर ये स्टॉक 100 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग अगले 1-1.5 हफ्ते में 100 रुपए के ऊपर रहता है, मेरे ख्याल से वहां से फिर देयर विल बी नो लुकिंग बैक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। शायद हम 150-180 तक इसको देख सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस इनको जरूर देना चाहूंगा 96 रुपीज का, 95-96 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें आपको करेक्शन देखने के लिए मिले। नेवरदिलेस स्टॉक में कोई ऐसी अभी मेजर करेक्शन की चांस नहीं, तो होल्ड करके रखें। दूसरा स्टॉक इनका टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने काफी करेक्शन देखा है, स्पेशली आफ्टर द लास्ट 2-3 रिजल्ट। जब लास्ट रिजल्ट में जो सीएफओ ने कॉन कॉल में बताया था कि इनके अगले आने वाले 3-4 क्वार्टर्स में इनको हैवी लॉसेस होने, क्योंकि फॉरेक्स हेजिंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। कई सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी आप देखें, पिछले कुछ समय में न्यूज आई थी राकेश झुनझुनवाला ने अपनी पूरी स्टेक शायद इसमें सेल कर दी है टाटा मोटर्स में, और बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स निकल के गए हैं। तो इनको मैं एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 431 का। अगर 31 करता है तो शायद स्टॉक को 316 अभी
जी, तो टाटा मोटर्स में भी होल्ड ऑन करने की सलाह और स्पाइसजेट एक अच्छा खासा मुनाफा आपने कमाया, लेकिन अब जो तेजी आई है 150 से 180 तक का स्तर भी दिख सकता है, होल्ड ऑन करें। और ऐसे कुछ स्टॉक्स हमने चुने हैं आपके लिए जहां पर आप इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि टॉप 20 स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक होगा जेके टायर का। कारोबार के आखिरी घंटे में अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। लक्ष्य होगा 165 का, खरीदारी के लिए 159.2 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। आज की अगर वॉल्यूम्स देखें तो अपनी एवरेज से ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही रियल एस्टेट स्पेस में से इंडिया बुल्स रियल्टी एक और स्टॉक होगा जहां पर आप नजर बना के चल सकते हैं। लगभग 99 लाख शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील हुई 150 रुपए 80 पैसे के स्तर पर। यहां पर खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 157 का, 150.50 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आज भी ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। आज ऑलमोस्ट 2% इक्विटी का सौदा अंतिम चरण में हुआ, जिसके बाद एक बढ़त के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। देना बैंक का अगला शेयर जहां पर आप नजर रख सकते हैं। कारोबार के अंतिम कुछ मिनटों में बैंकिंग शेयरों में उछाल देखने को मिला है। कल के सेशन में लक्ष्य का 41.2 का, 39.375 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। इसके अलावा ज्वेलरी स्पेस से गीतांजलि जेम्स एक स्टॉक हमने चुना है आपके लिए। आज के आखिरी एक घंटे में ज्वेलरी शेयरों में खरीदारी का रुख देखने को मिला है। 72.5 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 69.5 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। हाल में आई गिरावट के बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिल रही है। सीमेंट स्पेस भी आज बस कर रहा था। एसीसी और अल्ट्राटेक के Q4 नतीजों के बाद सीमेंट शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया सीमेंट्स एक स्टॉक हो सकता है जहां पर आप नजर बना के चले। ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। कल के सेशन में 207 का लक्ष्य यहां पर अचीव हो सकता है। 199.5 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। इसके अलावा मिर्जा इंटरनेशनल 3 सत्रों से शेयर में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर पिछले 3 सेशन से देखें तो शेयर अब तक 11% तक उछल चुका है। 101 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 98 का स्टॉप लॉस लगाए मिर्जा इंटरनेशनल में। इसके अलावा स्ट्राइक शासन खबर भी आई कि यूएस FDA ने कंपनी की एक इकाई की जांच पूरी कर ली है और इस जांच में कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं पाई गई है। इस रूटीन जांच के चलते फॉर्म 483 जारी नहीं हुआ है। खबर बाजार बंद होने के बाद आई, इसलिए कल इस पर रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। स्ट्राइक शासन में 1125 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 1090 का स्टॉप लॉस लगाएं। वैस्कॉन इंजीनियरिंग अगला शेयर होगा। 27 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है और एनसीडीज के जरिए रकम जुटाने को लेकर विचार हो सकता है। इस बोर्ड बैठक में लक्ष्य का 52.5 का, 50.20 का स्टॉप लॉस लगाएं। श्रेय इंफ्रा शेयरों में वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। खासतौर पर इंफ्रा फाइनेंसिंग से जुड़ी कंपनियों के शेयर में बढ़त देखने को मिली है। श्रेय इंफ्रा में खरीदारी के लिए लक्ष्य का 93 का, 89.70 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 5.5% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। अगला शेयर एक सेल कॉल है। ग्लेनमार्क फार्मा, बड़े फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले 3 सत्रों से शेयर 3% से ज्यादा टूट चुका है। यहाँ पर बिकवाली करने के लिए 870 का लक्ष्य होगा, 891 का स्टॉप लॉस। इनफैक्ट आशीष, इन 10 में से 9 बाय कॉल्स रही और 1 सेल कॉल है। आपका कमेंट इन पर? गीतांजलि, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। डेफिनेटली लास्ट आवर में इसमें काफी तेजी आई थी और जिस तरीके से स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिया है, 70 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आई है इसकी। मुझे लगता है 75-77 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। एक और स्टॉक शायद आपने देना बैंक का भी जिक्र किया था, मुझे वो भी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से PSU बैंक में एवरीडे रोटेट हो रहे हैं स्टॉक्स और ऑलमोस्ट हर PSU बैंक ने पिछले 10-12 दिनों में काफी अच्छी रैली दिखाई। तो देना बैंक मुझे लगता है कि 44-45 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बाइंग हो सकती है। अगले 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से हैं जहां पर इंट्राडे में आपको नजर रखनी है। सांगी इंडस्ट्रीज 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम यहां पर देखने को मिल रही है। सीमेंट शेयरों में अच्छी खरीदारी बनी हुई है, तो एक और बेनिफिशियरी ये भी हो सकता है। सांगी इंडस्ट्री में 79 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 74 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा यूको बैंक, सरकारी बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। 2017 के सबसे ऊपरी स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 41 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 39.35 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। साथ ही ज्वेलरी स्पेस में से TVZ एक और शेयर होगा जहां पर नजर बढ़ा के चले, 94 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 88 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा ADF फूड्स एक और शेयर है। सामान्य मॉनसून रहने की वजह से पैकेज फूड कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदारी के लिए 226 का लक्ष्य होगा, 217 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आज के सेशन में 219 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट 5% की बढ़त के साथ। इसके अलावा आपको नजर रखनी है DCW लिमिटेड पर।
3 सत्रों में ऑलमोस्ट 53% की डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। क्वार्टर 4 के नतीजे भी बेहतर रहने की उम्मीद है। खरीदारी के लिए 39 का लक्ष्य होगा, 37 का स्टॉप लॉस लगाएं। बीते अगर पिछले 20 दिनों की बात करें तो दायरे के ऊपरी स्तर के करीब ये स्टॉक पहुंच चुका है। आज क्लोजिंग की 65 के आसपास हुई है। इनफैक्ट नाहर पॉली एक स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी है। यहां पर आज की क्लोजिंग 65 के आसपास हुई है। बीते 5 सत्रों में 79% की डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिली है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। कल के लिए लक्ष्य होगा 68 का, 64 का स्टॉप लॉस लगाएं। फ्यूचर रिटेल आखिरी घंटे में तेजी 1 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया ये शेयर और क्वार्टर 3 के बाद क्वार्टर 4 के नतीजे बेहतर रह सकते हैं, इस तरह का अनुमान है। आज 4.5% की बढ़त के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 3.8 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 315 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही GIC हाउसिंग अपने ऑल टाइम हाई पर यह शेयर है। आखिरी घंटे में तेजी देखने को मिली है। 525 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 509 का इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आज अच्छी तेजी देखने को मिल भी रही है। JM फाइनेंशियल इकाई की बायबैक की योजना है और शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। इक्विटी कैपिटल की बात करें तो 10% तक का बायबैक यहां पर हो सकता है। इस तरह के कुछ अनाउंसमेंट्स भी आए। 116 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है, 111 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर होगा गोवा कार्बन का। नतीजे भी शानदार रहे हैं और जिसके चलते यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। ऑलमोस्ट स्टॉक 7.5% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। 156 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है, 150 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें काफी हद तक न्यूज फ्लो के चलते इन स्टॉक्स का चुनाव हुआ है। आशीष, कोई शेयर जो अच्छा लगा हो आपको इनमें से? सांगी इंडस्ट्री काफी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से आज एक काफी अच्छा ब्रेकआउट 70 रुपए के ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। काफी समय से ये स्टॉक 70 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा था। आज क्लोजिंग भी 70 के ऊपर दी है। मुझे लगता है कि 82-87 तक के लक्ष्य इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखे जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक JM फाइनेंशियल रहेगा। जिस तरीके से अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ने, जिसमें एक JM फाइनेंशियल भी है, कई सारे बैड एसेट्स खरीदे हैं, तो उनको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिकवरी पे रूल्स बन रहे हैं, एसेट रिकवरी के ऊपर, बैंक रिकवरी के ऊपर, लोन रिकवरी के ऊपर, मुझे लगता है इन कंपनीज को फायदा होगा। JM फाइनेंशियल में एक बायबैक की भी न्यूज, जैसे अभी आपने बताया, इसमें चल रही है। मुझे लगता है दोनों चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो 120-122 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे और अपना सवाल पूछ रहे हैं। प्रांजल का सवाल है अशोक लेलैंड पे 2000 क्वांटिटी 84.5 के लेवल्स पे क्या करना चाहिए अभी अशोक लेलैंड में? देखिए, काफी समय से ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है एक रेंज में था। अभी 87 के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है। 84-83 के आसपास इसने एक बॉटम बनाने के बाद फिर से इसने एक तेजी दी है। मुझे लगता है कि ऑन अ शॉर्ट टर्म इसको हम 95-97 तक जाते हुए देख सकते हैं। बट स्टॉक का 100 रुपए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जब तक 100 रुपए ब्रेक नहीं करता, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा ट्रेडिंग प्ले ज्यादा है। मेरे ख्याल से 92-93 आता है तो ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर 84-85 में इसको बाय कर सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग प्ले इस पर्टिकुलर स्टॉक में कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर ऑप्शन है, हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए उतना बेहतर ऑप्शन ये नहीं लग रहा है। विंकल भसीन का सवाल है ICICI बैंक पे इनके पास 1000 क्वांटिटी 306 पे लिया हुआ है, नुकसान हो रहा है ICICI बैंक में, क्या करना चाहिए? आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ऑल्दो कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी GPSS से एसोसिएट के लेकर के, RBI ने इसमें एक प्रोविजनिंग की बात कही थी। उस दिन भी हमने इस पर्टिकुलर बैंक में थोड़ा करेक्शन देखा, वहां से थोड़ा करेक्शन हो रहा है। बट ये 260-262 एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट है, वहां पे आ चुका है। रिजल्ट्स में मुझे लगता है कि कोई ज्यादा नेगेटिव इस बार देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज 2-3 क्वार्टर्स में इन्होंने काफी NPS डिक्लेयर किए हैं। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ से एक वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। 260-262 के आसपास आपको मिलता है, एवरेज करके चलें इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगला सवाल है साहिल का, उज्जीवन फाइनेंस को लेकर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 415 की इनकी खरीद है, टोटल क्वांटिटी है 50। इनकी खरीद से नीचे नुकसान में है, क्या करना चाहिए अभी उज्जीवन फाइनेंस के अंदर? देखिए, आप जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, इक्विटास, उज्जीवन, भारत फाइनेंशियल, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप देखें पिछले ऑलमोस्ट 1-2 महीने में थोड़ा हमने करेक्शन टू सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन देखा है, जहां मार्केट में काफी तेजी आई है। ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है थोड़ा सा टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है करेक्शन थोड़े और समय तक रहेगा, जब तक वैल्यूएशन फ्रंट से इनके फंडामेंटल्स उसको सस्टेन, उसको जस्टिफाई ना करेंगे। काफी ज्यादा अपमूव इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आ चुका है। तो अगर इनको इसी पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहना है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। बट मेरी सलाह है, अगर कहीं भी इनको कॉस्ट के आसपास फिर से मिलता है तो उसको एग्जिट करें।
बैंक्स में जा सकते हैं, PSU बैंक्स खास करके एक अच्छा प्ले हो सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन करें। कोई भी तेजी आती है तो एग्जिट कर ले, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आप पर अपनाने के लिए एक्सपर्ट की राय है। शुक्रिया आपका आशीष, समय निकाला और बात की। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन स्टॉक्स पे दर्शकों को राय दी, सेम स्टॉक्स पे सेम लाइंस पे हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सलाह दी हो सकती है। चलिए फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत। कल फिर आएंगे, बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल और टॉप 10 स्टॉक्स। नमस्कार।